देखा है उस समय को जब शाहजहां ने पहली बार यहाँ अपने कदम रखे थे। मैंने देखा है वो बुरा वक्त जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना झंडा लहराया था, और मैंने देखा है उस इतिहास को भी जब आजादी के बाद मुझ पर पहली बार तिरंगा फहराया था। मैंने देखा है बड़े बड़े तख्तों को पलटते हुए। दोस्तों, ये मेरी कहानी है और आज ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और वो भी खुद अपनी जुबान में। मेरा इतिहास भी मेरी ही तरह भव्य और अनूठा है। मुगल काल में मुझे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। मैं मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी, जिस मुगल साम्राज्य की नींव मुगल बादशाह बाबर ने 16वीं सदी में रखी थी। उसका अंत भी मेरे दीवाने खास से आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर की रुखसती के साथ हुआ। मेरी प्राचीर से ही पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि अब भारत आजाद है। शाहजहां ने 11 सालों तक आगरा में शासन करने के बाद जब यह तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए, तो मेरी नींव उन्होंने 1638 में रखी। मुझे दुनिया का सबसे बेहतर रूप देने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया गया, जिन्होंने मेरे अलावा ताजमहल और जामा मस्जिद भी बनाया है। 1647 में जब मैं बनकर तैयार हुआ, तो मेरे उद्घाटन के लिए मेरे मुख्य कक्ष में भारी पर्दे सजाए गए और चीन की रेशम और टर्की के मखमल से सजावट की गई। और हो भी क्यों ना, मुगल बादशाह शाहजहां खुद जो पहली बार मेरा दीदार करने आए थे। लगभग 1.5 मील के दायरे में फैला मेरा क्षेत्र किसी आकार के होने की गवाही नहीं देता, जिसमें कहीं तो मेरी 8 भुजाएं हैं। मेरे 2 प्रवेश द्वार हैं, लाहौर और दिल्ली गेट। लाहौर गेट से लोग छत्ता चौक में पहुंचते हैं, जो एक समय शाही बाजार हुआ करता था, और इसमें दरबारी, जौहरी, चित्र बनाने वाले चित्रकार, कालीनों के निर्माता और कई प्रकार के दस्तकारों के परिवार रहा करते थे। इस शाही बाजार में एक सड़क नवाब खाने की ओर भी जाती थी, जहां दिन में 5 बार शाही संगीत बजाया जाता था। ये संगीत असल में एक संकेत होता था कि आप मेरे मुख्य महल में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ आते ही शाही परिवार के अलावा दूसरे सभी अतिथियों को झुककर चलना होता था, क्योंकि मेरे बादशाह के आगे कोई और सर उठाकर बात तक नहीं कर सकता था। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि मेरी कई और बेहतरीन इमारतें भी हैं, जो मेरी ही इन दीवारों के अंदर बनी हुई हैं, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास के अलावा मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल, खास महल और हयात बख्श बाग समेत कुल मिला के 15 प्रमुख जगहें हैं। खास वास्तुकला को दर्शाती ये इमारतें हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। करीबन 200 सालों तक मुगल परिवार के राजाओं ने यहाँ से अपना राजपाट को संभाला है। मेरे दीवाने खास हमेशा से ही राजशाही मेहमानों का गवाह रहा है। शाहजहां के सभी भवनों में सबसे अधिक सजावट वाला 90 बाय 67 फीट का दीवाने खास सफेद संगमरमर का बना हुआ मंडप है, जिसके चारों ओर बारीक तराशे गए खंभे हैं। इस मंडप की सुंदरता से अभिभूत होकर एक दिन बादशाह ने भी कहा था कि अगर इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। कार्नोलियन और दूसरे पत्थरों के पच्चीकारी मोज़ेक के फूलों से सजा ये दीवाने खास एक समय दुनिया के सबसे विख्यात मयूर सिंहासन के लिए भी जाना जाता था, जिसे 1739 में नादिर शाह द्वारा हत्या लिया गया था। नादिर शाह का नाम सुनते ही आज भी मेरी रूह कांप उठती है, और मेरी दीवारों में वो चीख आज भी जस की तस है। 10 मार्च 1739 का दिन था। शहर में कुछ भी सामान्य नहीं था। शाम के 4 बज रहे होंगे। मेरी सामने की सड़कों और गलियों में नादिर शाह के सैनिक बड़ी बेफिक्री से घूम रहे थे। आखिर दुनिया का सबसे अमीर शहर उनके बादशाह के कब्जे में जो था। मेरे बादशाह मोहम्मद शाह ने अपनी जान और गद्दी बख्शे जाने के एवज में अपने पुरखों का खजाना नादिर शाह के कदमों में रख दिया था, और अब शाहजहानाबाद से जल्द हट जाएगा। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। वहीं मेरे सामने किसी ने एकदम अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह जब मुगल बादशाह से मिलकर लौट रहा था, तो उसकी तुर्की महिला अंगरक्षकों ने उसे कत्ल कर दिया है। मानो अफवाह जंगली आग की तरह फैल गई, और अब मेरे सामने ही मेरे सैनिक इन नादिर शाह के सैनिकों को मारने लगे। इन सब चीजों को देखकर नादिर शाह को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सैनिकों को चौकन्ना होने के लिए कह दिया। अगला दिन रविवार का था। सुबह होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया। नादिर पूरे जंगी लिबास में अपने पूरे सिपाहियों को साथ लिए चांदनी चौक के बीच में मौजूद रोशन उद दौला की सुनहरी मस्जिद पर पहुंच गया।
मस्जिद ठीक मेरे सामने ही बनी हुई थी। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले ये जायजा लिया कि किस तरफ और किन लोगों ने खून खराबा किया था। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और ऐसा कुछ बोला कि मेरे कानों में तो मानो खून निकलने लगा। उसने अपनी तलवार निकालते हुए कहा कि जब तक मेरी तलवार मयान से बाहर है, दिल्ली में खूब कत्लेआम किया जाए। बस इसके बाद क्या था, उसके सैनिकों ने मेरे आगे ही लोगों की गर्दन धड़ से अलग करना शुरू कर दिया। ये सब मंजर मैं अपने सामने ही देख रहा था, मगर मैं बेजान पत्थरों से घिरा भला क्या कर पाता। तो सोचा कि शांत रहूं। सबसे खौफनाक कत्लेआम मेरे आगे दरीबा और जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हुआ। यहीं पर सबसे महंगी दुकानें और जौहरियों के घर थे। नादिर शाह के सैनिक घर घर जाकर लोगों को मार भी रहे थे। कत्लेआम करते हुए वे लोगों का माल असबाब लूट रहे थे और उनकी बहु बेटियों को उठा ले जा रहे थे। बच्चे, बूढ़े, किसी को भी नहीं छोड़ा। सिपाहियों ने घरों में आग तक लगा दी। उसमें उन्होंने मृतकों को, घायलों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको जला डाला। यह कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक बेरोक टोक चलता रहा। अब मेरे बादशाह भी धीमे हो गए थे और अपने निजाम और वजीर को नादिर के पास माफी मांगने के लिए भेजा। निजाम ने अपनी पगड़ी उतारी, अपने हाथ बांधकर वह नादिर शाह के सामने पहुंचा, घुटने टेके और कहा कि नादिर अपने सैनिकों को आदेश दें कि वे निर्दोष लोगों पर रहम करें, उनको ना मारें, चाहे तो उससे बदला ले लें। इसके बाद कहीं नादिर शाह ने अपनी तलवार मयान में रखी और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे लूटपाट और कत्लेआम बंद कर दें। लेकिन तब तक भयानक तबाही हो चुकी थी। हजारों लोग मेरे अपने मेरे सामने मारे जा चुके थे, लेकिन मैं बेजान भला क्या कर सकता था। चलो वापस आता हूँ और अपनी कहानी का कुछ और हिस्सा आपको फिर से सुनाता हूँ। दोस्तों, अब देश में अंग्रेजों की हुकूमत आ चुकी थी और मेरी अब कोई खास कीमत बची नहीं थी उनकी नजरों में, क्योंकि मेरे कई बड़े बादशाह अब तक मारे जा चुके थे और मैं खुद अंग्रेजों के कदमों की खाक छान रहा था। 1857 आते आते मेरी मुगलियों सल्तनत अब सिमट कर खत्म हो चुकी थी और मेरे बादशाह बहादुर शाह जफर पूरा दिन अपने आंगन में बैठे कविताएं और शायरी लिखा करते थे। इस बीच 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ लोग मेरे दरबार में आते हैं और मेरे बादशाह से कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले मुगलिया बादशाह ही देश पर राज किया करते थे और अब हम चाहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में आप हमारा साथ दें और देश को जगाकर गोरों को यहाँ से खदेड़ दें। बस फिर क्या था, मेरे बूढ़े बादशाह जो अपनी जिंदगी के 83वें साल में चल रहे थे, उनकी रगों में मानो अपने पुरखों का वही खून दौड़ उठा और उन्होंने इस क्रांति को अपना नाम सौंपने की हामी भर दी। लेकिन समय कुछ और ही कहानी कह रहा था, क्योंकि शायद ये इतनी बड़ी मुगलिया सल्तनत के आखिरी दिनों की फड़फड़ाती लौ की तरफ इशारा कर रहा हो। मेरी भी नब्ज तेज चल रही थी कि मानो कुछ खोस आ रहा हो। अंग्रेज पूरे देश में इस विद्रोह को दबा रहे थे और उनके सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई थी कि अगर देश ने फिर से मुगल सल्तनत को अपना लिया तो शायद चीजें उनके उलट चलने लगे। इसके बाद दोस्तों 1857 में जब अंग्रेजों का दिल्ली पर फिर से कब्जा हो गया तो कैप्टन विलियम हॉडसन करीब 100 सैनिकों के साथ बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए निकले। मेरे बादशाह अब शायद यह बात जान चुके थे कि उनका बचना अब नामुमकिन है। 19 सितंबर की रात को बादशाह ने अपने पूरे परिवार और अमले के साथ महल छोड़कर अजमेरी गेट के रास्ते पुराने किले जाने का फैसला कर लिया। मैं इस बात को अपने कानों से सुन रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, और मेरी तो दीवारें भी बहुत ऊंची ऊंची थी। इसके बाद 20 सितंबर को बादशाह ने मेरी गलियारों से निकलते हुए मुझसे विदा ली। सच बताऊं तो मैं उस दिन रो रहा था, और रोना शायद लाजमी भी था, क्योंकि इतने गौरवशाली मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह को आखिरी बार जो देख रहा था, मानो सब कुछ खत्म हो रहा था। लेकिन मैं बेजुबान पत्थरों से घिरा भला क्या कर सकता था। अंग्रेजी गवर्नर जनरल के आदेश शुरू से ही साफ थे कि विद्रोह चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो, अगर बादशाह आत्मसमर्पण करना चाह रहे हो तो उनके सामने कोई शर्त या सीमा नहीं रखी जाए। बादशाह अब किला छोड़ अपने एक महान पुरखे हुमायूं के मकबरे में चले गए। अंग्रेज भी पीछे पीछे मकबरे पर चले गए और बादशाह के सामने 2 नुमाइंदों को भेजकर संदेश दिया कि अगर आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपको नहीं मारा जाएगा। मकबरे से बाहर आने वालों में सबसे आगे थी महारानी जीनत महल। उसके बाद पालकी में बादशाह चल रहे थे। हॉडसन ने आगे बढ़कर बादशाह से हथियार डालने के लिए कहा। बादशाह ने उनसे पूछा कि क्या आप ही हॉडसन हैं? हॉडसन ने कहा,
जी हाँ, सरकार को आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आप अपने हथियार डाल दें तो आप जीनत महल और उनके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं इसी जगह आपको कुत्ते की तरह गोली से उड़ा दूंगा। वहीं से कुछ दूर खड़ा अपनी ऊंची ऊंची दीवारों से झांकता हुआ मैं ये सब देख और सुन रहा था। तब मेरे बुजुर्ग बादशाह ने अपने हथियार हडसन को सौंप दिए। इसके बाद बादशाह जफर को बेगम समरू के घर में रखा गया। मुगल सल्तनत का आखिरी बादशाह एक बरामदे में एक साधारण चारपाई पर बिछाए गए गद्दे पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। उनके चेहरे पर कुछ भाव नहीं था सिवाय उनकी सफेद दाढ़ी के जो उनके कमरबंद तक पहुंच रही थी और ये उनकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। इसके बाद मेरे आखिरी बादशाह को पकड़कर रंगून भेज दिया गया और वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन मेरी कहानी शायद यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अंग्रेजों ने मुझ पर अपना झंडा फहरा दिया था और मुझे अपनी छावनी में तब्दील कर दिया था। इसके बाद कई सालों तक मैं यूं ही शांत पड़ा रहा, रोज अपने पत्थरों से मिट्टी झड़ते हुए देखता, क्योंकि अब सिर्फ पत्थर ही बचे थे। मुझ में जड़े हीरे और मोती तो वो लुटेरे ले गए थे, लेकिन अब शायद कुछ बेहतर होना बाकी था और समय का पहिया तो चल ही रहा था। मैं भी शायद कहीं ना कहीं एक उम्मीद के सहारे बैठा हुआ था कि वक्त क्या पता पलट जाए। एक दिन फिर अचानक से जब अंग्रेजी कैलेंडर 15 अगस्त 1947 की तारीख दिखा रहा था तो मेरे सामने एक हजूम उमड़ पड़ा और सफेद कुर्ते और सर पर टोपी लगाए एक शख्स मेरी प्राचीर पर चढ़ा और अंग्रेजी झंडे को उतारते हुए तिरंगे को उस लोहे के खंबे पर हवा में लहरा रहा था। लोग कह रहे थे कि भारत आजाद हो चुका है और मैं सोच रहा था आजाद, लेकिन मेरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह तो नहीं है यहाँ। फिर किसी से पता चला कि अब लोकतंत्र है और अब जनता का राज होगा। मैंने सोचा कि यह भी सही है, अब जनता खुद अपना फैसला लेगी और मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अब मुझे इस देश की विरासत कहा जाता है और लोग मुझे देखने दूर दूर से आते हैं, लेकिन मैं बेजुबान पत्थरों से घिरा आज भी शांत हूँ। देख रहा हूँ अपने सामने समय को बदलते हुए 375 सालों का इतिहास खुद में दबाए। अब याद कर रहा हूँ तो सिर्फ अपने आखिरी बादशाह की वो नज्म जिसमें उन्होंने कहा था कि ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट में।